अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने एफएससी और एफए का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालबात एफए और एफएससी के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में कि वो कौन से होते हैं और उनको रिमूव करने का कौन कौन सा मेथड है, तो आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कि उनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का मतलब है ऐसा एरिया या ऐसा टाइम जब हमें वाटर जो है कम अमाउंट में अवेलेबल हो। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर हमें पानी की क्या करनी पड़ती है, बचाव करना पड़ता है। इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का प्रिंसिपल फंक्शन है, यानी कि मेन काम क्या है कि हम बॉडी पानी की कंजर्वेशन करें। दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। हम इसको कैसे करेंगे कि हम काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज्म के जरिए हम ये कंसंट्रेशन करेंगे फिल्ट्रेट के जरिए से। इन द सफिशेंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में सफिशेंट या फिर ज़्यादा अमाउंट में पानी मौजूद हो, तब हम क्या करेंगे। इन द सफिशेंट और एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, reabsorption of water from the filtrate is reduced, specifically due to inhibition of release of antidiuretic hormone in the presence of hyposmotic body fluids। हाँ जी, जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में पानी मौजूद हो तो हम रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपको पिछले लेक्चर में याद हो कि हमने बात की थी कि जो हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होते हैं वुमेन कैप्सूल के अंदर। तो वहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उसके अमाउंट को रीअब्जॉर्प्शन वहाँ से हम पानी की क्या कर देंगे, कम कर देंगे। स्पेसिफिकली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोस्मोटिक बॉडी फ्लड। खास तौर पर एंटीडायरेटिक हार्मोन की मौजूदगी में जो हाइपोस्मोटिक बॉडी फ्लड्स है वहाँ पर इनहिबिशन कर देंगे। द रिडक्शन और इन द रीअब्जॉर्प्शन काजेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, यानी कि पतला, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा यूरिन। Mammalian kidney, including human, is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate। वो कह रहे हैं कि जो ममेलियंस की, मैमल्स की जो किडनी होती है, उनमें ह्यूमन भी आते हैं, वो क्या करते हैं कि 99.5% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से करते हैं, अपने पानी की कंजर्वेशन कहाँ से करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के ज़रिए से करते हैं। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि किन किन के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के ज़रिए होती है, वो आप कह सकते हैं कि ममेलियन किडनी या और ह्यूमन किडनी, ठीक है। या फिर 99.5% ये परसेंटेज भी आपसे पूछी जा सकती है। स्टूडेंट, देयर इज डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये है जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। देन हमारे पास है जी ये जो यू शेप में है ये है लूप ऑफ हेनले। देन ये जो लास्ट पे फिर जो कॉइलिंग वाली ट्यूब आई है ये है डिस्टल ट्यूब्यूल। एंड इसके बाद ये वाली जो लाइन है या जो वेन, इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्सूल के अंदर ये काम होता है। The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part. Thus, inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through a mechanism of counter current multiplier। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो किडनी के अंदर लम्हा वाला लम्हा या फिर मतलब कि वन स्टेप टू अदर स्टेप क्या करता है, कंसंट्रेटेड होता है। यानी कि कॉर्टिकल से जब वो मेडुला
या मेडलरी पार्ट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दस इनर मेडला इज हाईली कंसंट्रेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। तो जो इनर मेडला है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा यूरिया की वजह से। और इस मैकेनिज्म को हम कहाँ करते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर देखते हैं। This mechanism causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to the kidney as it passes downward in the ascending loop of Henle. Furthermore, ascending loop of Henle does not allow outflow of water from its filtrate, instead actively transports sodium ions into kidney interstitium to sustain at its high concentration. So student, ये जो पैराग्राफ है ये आपको किसके बारे में बता रहा है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो मैकेनिज्म है उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ आपको बता रहा है कि जब किडनी के अंदर, जब वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ जा रहा होता है, हमारा जो असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जा रहा होता है, तो वहां पर आउटफ्लो जो ऑपोजिट आउटफ्लो है वो अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, डज नॉट अलाउ। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इंस्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन इनटू किडनी। ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं किसको, सोडियम आयंस को किडनी के अंदर, ताकि हम उसकी हाई कंसंट्रेशन को क्या कर सकें, बरकरार रख सकें। नेक्स्ट वन इज हार्मोन। अब हमने पढ़ना है कि हार्मोन के बारे में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि काउंटर करंट के बारे में पढ़ा, देन हम हार्मोन के बारे में पढ़ने लगे हैं। द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके जरिए से एक्टिव अपटेक किया जाता है किस चीज़ का, सोडियम का। अभी हमने बात की ना कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करें या अपटेक करें सोडियम को, वो किसके जरिए से मुमकिन होता है, एल्डोस्टेरोन के जरिए से। द हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से सेक्रेट होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से सेक्रेट होगा। द अदर साइड इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की दूसरी साइड वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये ऐसी साइड है नेफ्रॉन की जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो है पानी की वो होती है, कहाँ पर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। एडीएच यानी कि एंटीडायोटिक हार्मोन from posterior pituitary lobe acts to actively transport water from filtrate in distal tubule and collecting tubule back to kidney. Gradually increasing osmotic concentration from cortex to inner medulla is a main factor for the production of hypertonic urine in mammal including human. तो बेटा ये एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि ग्रेजुअली यानी कि लम्हा बलम्हा जब इंक्रीज होता है क्या, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की इंक्रीज होने की वजह से, कहाँ से, कॉर्टेक्स से लेकर इनर मेड्यूला तक, इज द मेन फैक्टर, ये एक मेन फैक्टर है, ये एक अहम चीज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक और कंसंट्रेटेड यूरिन। अभी हमने बात की ना कि कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, कि जब कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला की तरफ हम आते हैं तो क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और ये एक मेन फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से हम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर, मैमल्स के अंदर। ठीक है, और उसमें मैमल्स में ह्यूमन भी आते हैं। Now we are going to discuss about the kidney. Kidney as रेगुलेटरी ऑर्गन, कि किडनी जो है वो कैसे रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करती है, ये कैसे मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। हमने रेगुलेटरी की फंक्शन सॉरी डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि वाटर को और सॉल्ट्स को मेंटेन रखना, तो ये कैसे करती है। द प्रोडक्शन ऑफ वेरिड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एग्जिबिट क्लियरली दैट किडनी फंक्शन एज एन रेगुलेटरी ऑर्गन along its excretory role of nitrogenous waste। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन यूरिन, किडनी में जो कंसंट्रेशन यूरिन की जो मतलब कि कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर, कि कितना बॉडी के अंदर पानी अवेलेबल है और किडनी जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ठीक है, और किडनी फंक्शन कर कर कैसे अपना उसमें रेगुलेटरी रोल जो है प्ले कर रही है, जैसा कि जब एक्सक्रीटरी रोल जब वो प्ले करती है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में से रिमूव करती है, इसी तरीके से वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये किडनी का काम है। नेक्स्ट टॉपिक इज किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, कि किडनी जो है उसके क्या क्या मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स मीन मसाइल, एंड क्योर्स यानी कि उसका क्या क्या इलाज हो सकता है। Unusual situation may arise in the function of kidney by factor originating within the kidney or outside. These cause serious kidney diseases. वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे गैर मामूली हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी जो है अपने फंक्शन प्रॉपरली ना करे, काम ना करे प्रॉपरली, और इस क्या करे, इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। फर्स्ट वन है जी किडनी स्टोन।
कि किडनी के अंदर स्टोन्स हो सकते हैं। स्टोनी मटेरियल आर फाउंड इन द किडनी एंड दिस कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी यानी कि यूरिन में रुकावट आएगी, एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन, और ये जनरली आमतौर पर कैसे होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। दीज स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर, ये जो स्टोन्स होते हैं इनकी अपनी एक स्पेसिफिक केमिकल नेचर होती है जो कि किडनी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक डिजीजेज, ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक डिजीज के जरिए होंगे, जैसा कि फर्स्ट वन है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया वो पेशेंट जिनके अंदर कैल्शियम का लेवल उनके बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, उनके जो किडनी के अंदर जो स्टोन पाए जाएंगे वो मतलब के हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेज, किसी भी दूसरी डिजीज़ की वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उससे जो स्टोन्स बनेंगे वो और बीमारी पैदा होगी, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट वन हाइपर ऑक्सैलूरिया, ये क्या होंगे, हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सैलेट इज अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन। अच्छा, ये हाइपर ऑक्सलेरिया के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ये क्यों होते हैं, जब हमारी बॉडी के या ब्लड के अंदर हाई लेवल होता है किस चीज़ का, ऑक्सलेट का। ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑक्सलेट कहाँ पर प्रोड्यूस मौजूद होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में, टमाटोज में, देयरफॉर मे बी सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्सलेरिया। जब ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन वेजिटेबल्स या टमाटोज वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो उनके अंदर ऑक्सलेट लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, जो हमारी ब्लड में शामिल होता है, जिसकी वजह से हाइपर ऑक्सलेरिया यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हमारी किडनी में प्रोड्यूस होते हैं। द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स आर 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स। ये वो कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो टाइप है स्टोन्स की, ये 70% मतलब कि ज़्यादातर यही होते हैं। द इंसिडेंस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड इज़ 15%। अच्छा, ये परसेंटेज बेटे आपने याद रखनी है कि 70% कौन से होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के स्टोन्स होते हैं, जबकि दूसरी टाइप के स्टोन्स जैसा कि कैल्शियम फॉस्फेट या फिर यूरिक एसिड के अंदर जो मतलब के स्टोन्स होते हैं वो 15% होते हैं और 10%, ठीक है, सॉरी, जो 15% है वो है कैल्शियम फॉस्फेट वाले, और यूरिक एसिड के कौन से हैं वो है 10%, ये आपने परसेंटेज याद रखनी है। दीज साल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेट लेटर टू फॉर्म स्टोन, ये साल्ट जो हैं ये इकट्ठे होते रहते हैं, प्रेसिपिटेट होकर इकट्ठे होते रहते हैं यूरिन फॉर्मेशन के अंदर की, मतलब जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो हमारी किडनी के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और फिर किस शक्ल में आ जाते हैं, स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। Now we are going to discuss about the cures of kidney diseases. First one है जी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए से हम किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं किडनी सर्जरी में। द किडनी स्टोन्स हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। Presently, lithotripsy is used for non-surgical removal of kidney stone. It is a technique used to break up stones that form in the kidney, ureter or gallbladder. इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। There are several ways to do it, although the most common is extracorporeal shock wave lithotripsy. High concentration of X-ray or ultrasound are directed from a machine outside the body to the stone side. Inside, the shock wave break the stone in tiny pieces or into sand, which are passed out of the body in urine. लिथोट्रिप्सी जो है ये एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए से हम किडनी की सर्जरी कर कर हम स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। आजकल ये जो लिथोट्रिप्सी टेक्निक है ये हम नॉन सर्जिकल वे में आ रहा है, यानी कि सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या किया जाता है इस टेक्निक के अंदर कि स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के अंदर, इतने छोटे पार्टिकल्स में कि वो यूरिन के ज़रिए से पास आउट होकर बॉडी से रिमूव हो जाए, ठीक है। या और ये या तो किडनी में मौजूद होंगे या यूरेटर में या फिर गॉल ब्लैडर में मौजूद होते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू डू इट, ये करने के बहुत सारे तरीके हैं, खास तौर पर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें शॉक वेव्स दी जाती हैं और उससे वो क्या किया जाता है, उनको स्टोन्स को ब्रेकअप किया जाता है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे टेक्निक जो है इसके ज़रिए से भी हम या अल्ट्रासाउंड टेक्निक के ज़रिए से भी इनको रिमूव कर सकते हैं। इसे क्या कहता है कि स्टोन के ऊपर डायरेक्टली वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनको डाला जाता है, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है टाइनी पीसेस के अंदर या फिर सैंड में, ठीक है, बहुत ही रेत की तरह बारीक जर्रों में टूट जाता है और यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रेनल फेलियर। अगर
रेनल फेलियर यानी कि गुर्दे जो हैं वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ दें, उनका मतलब फेलियर हो जाए, काम करना छोड़ दें, तो क्या होगा, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन, particularly its glomerular part. This result in increase in the plasma level of urea or other nitrogenous waste. The rise in urea causes complication of increase in blood pressure and anemia. हाँ जी, रेनल फेलियर जब हो जाए बेटा तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो नेफ्रॉन है उसकी केमिकल नेचर को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल ही हमारे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पे उसका ग्लोमेरुलर पार्ट। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ग्लोमेरुलर पार्ट की बहुत ज़्यादा बोमेन कैप्सूल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वहीं से हमने कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट यूरिन को मतलब कंट्रोल करना होता है। जितना हमारी बॉडी को कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन की जरूरत है तो कंसनट्रेटेड होगा, अगर डाइल्यूट करना है तो वहाँ से उतनी ही कम मिकदार में जो है रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो दैट्स वाई ग्लोमेरुलर पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यही पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन है या नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल है वो सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है। और इससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना और एनीमिया, ठीक है, यानी कि खून की कमी वगैरह, इस तरह की जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट वन इज डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम ट्रीटमेंट करते हैं अपनी किडनी का। इन क्रॉनिक रेनल फेलियर द फंक्शन ऑफ द किडनी इज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड इट अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। हाँ जी, इसके अंदर रेनल फेलियर के बाद जो डायलिसिस होता है तो क्या होता है, किडनी जो है वो कम्प्लीटली काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाते। To remove the nitrogenous waste, particularly the urea, the blood of the patient is treated through dialysis. तो जो पेशेंट का ब्लड है उसको डायलिसिस के ज़रिए से उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है या फिर यूरिया को रिमूव किया जाता है। इट क्लीन्स द ब्लड ईदर बाय पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी और बाय फिल्टरिंग इट विद द एब्डोमेन। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसा कि अगर ये आर्टिफिशियल किडनी या फिर फिल्टरिंग विद इन द एब्डोमेन के ज़रिए से भी किया जा सकता है। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इज डन बाय द हेल्दी किडनीज। और जो वेस्ट है, एक्सेस वाटर, वो रिमूव किया जाता है ट्रीटमेंट के ज़रिए हेल्दी किडनीज में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस एंड नेक्स्ट वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। हेमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग द ब्लड, इसका मतलब है ब्लड को क्लीन करना। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन विच कंटेन अ डायलाइजर, also called an artificial kidney. इस प्रोसेस के अंदर या फिर इस टाइप के अंदर क्या होता है कि हम ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, गुजारते हैं एक ऐसी मशीन के ज़रिए से जिसका नाम डायल्जर है। और उसको हम डायल्जर उसके अंदर होते हैं और उसको हम आर्टिफिशियल किडनी का नेम भी देते हैं। डायलाइजर हैज़ टू स्पेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। Blood passes from one side of the membrane and dialysis fluid on the other. वो कह रहे हैं जो डायलिसिस है, डायलाइजर है, इसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं। एक मेम्ब्रेन के जरिए से ब्लड एक साइड से एक मेम्ब्रेन में एंटर होता है, ठीक है, और दूसरी साइड से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो एंटर होता है। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो क्या करता है, वो एक पार्ट से जो ब्लड से जो मेम्ब्रेन के ज़रिए से दूसरी वाली जो होती है मेम्ब्रेन जिसमें डायलिसिस फ्लूइड है उसके अंदर एंटर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। Works on the same principle except the abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum. Peritoneal cavity is filled with dialysis fluid that enters the body through a catheter. Excess water and waste pass through the peritoneum into the dialysis body through a catheter. Excess water and waste pass through a peritoneum into dialysis fluid. This process is repeated several times a day. Dialysis are kidney machine that work on the same principle as in kidney for removal the nitrogenous waste and excess water from the blood. It is used after kidney failure and dialysis is done again and again until a machine's donor kidney is transplanted. वो कह रहे हैं इसके अंदर ये एक एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी के तौर पे काम करता है और इस एक थिन एपिथेलियम के अंदर जाता है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है जी, ये हम मतलब के कैविटी जो है पेरिटोनियल कैविटी जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है वो हम एंटर कर देते हैं बॉडी के अंदर किसके ज़रिए, कैथेटर के ज़रिए से। और वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट को
वहाँ से क्या करता है, उस ब्लड को यानी कि वहाँ से डायलाइज करता है, ठीक है, साफ करता है। और ये प्रोसेस दिन में कई दफ़ा दोहराया जा सकता है। डायलाइज़र एक ऐसी किडनी मशीन है जो कि सेम उसी तरीके से सेम प्रिंसिपल पर काम करती है जैसा कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी काम करती है। किस तरह? किडनी का क्या काम होता है कि वो रिमूवल करे नाइट्रोजनस वेस्ट का और एक्सेस वाटर का फ्रॉम द ब्लड में से, ठीक है। और इसको हम तब तक यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन इसको तरीके को प्रोसीजर को दोहरा सकते हैं जब तक एक मैचिंग डोनर किडनी, एक ऐसा शख्स जिसकी किडनी जो है वो उस मरीज़ के साथ मैच हो जाए, उसकी ट्रांसप्लांटेशन ना हो जाए, तब तक हम ये प्रोसेस दोहरा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। जैसा कि अभी हमने बात की कि डोनर अगर किडनी दे और वो मैचअप हो जाए तो हम किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। डायलिसिस में भी यूज एज अ टेम्परेरी मैयर। डायलिसिस जो है एक टेम्परेरी काम है, आर्जी काम है कि हम टेम्परेरी तौर पर अपने जो ब्लड है उसको साफ कर रहे हैं। इन हाई डिग्री रेनल फेलियर आल्सो कॉल्ड एज यूरेमिया, जब हमारे गुर्दे जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब के ख़राब हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम यूरीमिया या फिर एंड स्टेज रेनल डिजीज़ भी कहते हैं, कि वो हमारी गुर्दों की जो लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। The dialysis cannot be done, hence the surgical transplantation of matching donor kidney is the only option left for as the permanent treatment। वो कह रहे हैं इस मौके के ऊपर डायलिसिस नहीं हो सकता बल्कि सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है, यानी कि हम ऑपरेशन के ज़रिए से एक ऐसा शख्स जिसकी किडनी जो है मैच हो रही है उसकी किडनी जो है परमानेंट ट्रीटमेंट करके उस शख्स के अंदर, बीमार शख्स के अंदर एंटर कर दी जाए। ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। थर्मोरेगुलेशन। व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम बॉडी के या ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख सकें उसके आउटसाइड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की निस्बत। कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग ऑर्गेनिज्म टू कॉप विद इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस इंक्लूडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। टेम्परेचर जब कम या ज़्यादा होता है तो उसको जब ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके इन्वायरमेंटल रिलेशन के हिसाब से उसको जब कंट्रोल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अडेप्टेशन इन प्लांट टू लो एंड हाई टेम्परेचर। प्लांट्स जो हैं वो कैसे अडेप्टेशन करते हैं, अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आते हैं, कैसे? जब लो या हाई टेम्परेचर मौजूद हो। फर्स्ट वन, हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होगा तब प्लांट जो है अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ लेके आएंगे कि वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। High temperature denatures the enzyme and damages the metabolism therefore। हाई टेम्परेचर क्या करता है? डीनेचर करता है एंजाइम को एंड डैमेज करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। डीनेचर करेगा एंजाइम्स को एंड डैमेज द मेटाबॉलिज्म, देयरफॉर इट हार्म और किल द प्लांट। जब एंजाइम ही डीनेचर हो जाएंगे या मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो प्लांट्स की ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? ये प्लांट को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या फिर प्लांट को किल भी कर देगा। प्लांट्स यूज इवेपोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, ठीक है। इवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब कि वो क्या करेंगे? इवेपोरेशन करेंगे ताकि अपने आप को कूल डाउन रख सकें। हॉट एंड ड्राई वेदर हाउएवर कॉज वाटर डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वो कह रहे हैं कि हॉट और ड्राई वेदर की वजह से क्या होगा? पौधों के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो वो उस पौधों के अंदर पानी की कमी को कैसे मतलब कि मैयर करेंगे? वो करेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ज़रिए से। वो अपनी ज़्यादा अमाउंट में जो स्टोमेटा है उनको क्लोज रखेंगे ताकि ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो इवेपोरेट ना हो, ताकि इस कंडीशन में बचा जा सके। मोस्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस एज द प्लांट टू ऑफ टेम्परेट रीजन फेसेस द स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहे हैं मोस्ट प्लांट जो है वो अडेप्टेड करते हैं, तब्दीली लेके आते हैं टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस, अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस एज द प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन फेसेस द स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री एंड अबव टेम्परेचर। जैसा कि टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं वो कितना फेस करते हैं? 40 डिग्री या उससे भी ज़्यादा का टेम्परेचर फेस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो अपने अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लेकर आते हैं और वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। The cells of these plants synthesize large quantities of special protein called heat shock protein। ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर को फेस कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं? हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। These proteins embrace enzymes and other proteins that help to prevent denaturation। और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये एंजाइम्स की
हेल्प करती हैं कि वो डीनेचुरेशन ना हो उनकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इज लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव करेंगे। इन लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज altered because lipid of the membrane become locked into crystalline structure which affect the transport of the solutes. The structure of the membrane protein is also affected. Plant respond Plants respond to cold stress by increasing proportion of unsaturated fatty acid which help membrane to maintain structure at low temperature by preventing crystal formation। वो कह रहे हैं जी लो टेम्परेचर के अंदर सेल पौधे के जो सेल हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तब्दील होती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन का जो आपको पता है मेन जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड्स पर मुश्तमिल है। तो लिपिड्स क्या होते हैं वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो लॉक हो जाते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है लो होता है। जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट का काम भी हो रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए, तो अफेक्ट करती है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्यूट्स को। स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज ऑल्सो अफेक्टेड, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो भी अफेक्टेड होता है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। प्लांट क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में हाई ज़्यादा अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन को कि वो मेंटेन रख सके अपने स्ट्रक्चर को, कहाँ पर लो टेम्परेचर में, बाय प्रिवेंटिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन, कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन ना बनाए बल्कि क्या करे उसको मतलब कि रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट इज मोर स्ट्रेसफुल देन ग्रेजुअल ड्रॉप इन द एयर टेम्परेचर। यानी कि अचानक से वो क्रिस्टल फॉर्मेशन ना बन जाए बल्कि क्या करे अपने स्ट्रक्चर को बरकरार रख सके। फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाती है। द confinement of ice formation around cell wall does not affect as badly and plant survive। वो कह रहे हैं जब ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो उसमें प्लांट सर्वाइव कर जाता है, क्यों, क्योंकि सेल वॉल के इर्द गिर्द क्या बन जाती है आइस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो उतना बैडली इफेक्ट नहीं होता। However, the formation of ice crystal within the protoplasm perforate membrane and organelle, hence killing the cell। लेकिन अगर यही आइस क्रिस्टल प्रोटोप्लाज्म के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर बन जाए तो इससे क्या होगा ऑर्गेनेलिस जो है वो किल हो जाएंगे और जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। Plants native to cold regions such as oaks, maple, roses, and other plants have adapted to bring changes in solute composition of in the cell which causes cytosol to supercool without ice formation, although ice crystals may form in the cell wall। वो कह रहे हैं कि ओक मैपल और रोजेस वगैरह के जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं अडेप्टेशन लेकर आते हैं अपने अंदर कि सॉल्यूट कंपोजिशन के ज़रिए से साइटोसोल को मतलब कि आइस फॉर्मेशन ना हो, और अगर हो भी तो कहाँ हो सेल वॉल के आउटसाइड पे हो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो देखा आपने कि हाई एंड लो टेम्परेचर के अंदर पौधे कैसे अपने आप को सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं। स्टूडेंट्स देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द today's topic। First one is what is counter current multiplier? So the answer is this paragraph। यहाँ से लेकर द इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेकर और यहाँ तक ये क्या है काउंटर करंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन है या इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। नेक्स्ट वन व्हाट डू यू नो अबाउट रोल ऑफ हार्मोन इन होम्योस्टेसिस, कि आप हार्मोन के रोल के बारे में क्या जानते हैं कि होम्योस्टेसिस में उसका क्या रोल है। सो द आंसर इज दिस वन हार्मोनल। ठीक है, यानी कि यहाँ स्टार्ट से लेकर और यहाँ लास्ट तक ये सारा हार्मोन का रोल बताया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का मेन फंक्शन क्या है। सो दिस पैराग्राफ इज द आंसर कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करना एंड एक्सक्रीटरी रोल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट वन फोर्थ वन डिफाइन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया को डिफाइन करें एंड द आंसर इज this one hypercalcemia, high level of circulating calcium in blood because of other diseases। Next question is what is hyperoxaluria and its causes, and the answer is यहाँ से लेकर hyperoxaluria से लेकर और यहाँ तक, ठीक है हाइपरोक्सिलेरिया तक।
Next one is the sixth question. Differentiate what is lithotripsy. Lithotripsy क्या है? So the answer is there is आंसर ऑफ लिथोट्रिप्सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा लिथोट्रिप्सी के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूरेमिया। यूरेमिया के बारे में आप क्या जानते हैं? सो द आंसर इज here high degree of renal failure, also called as uremia or end stage renal disease. Differentiate between hemodialysis and peritoneal dialysis, and the answer is दिस पैराग्राफ। यहाँ से लेकर और यहाँ लास्ट तक जो है ये सारे का सारा बताया हुआ है हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? एंड द आंसर इज दिस वन। The cells of the plant synthesize large quantities of special protein called heat shock protein. These proteins embrace enzymes and other proteins, thus help to prevent denaturation. Next, last question is how plants survive in low temperature. Plants जो हैं वो low temperature में कैसे survive करते हैं? And the answer is कि वो membrane proteins produce करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते। इसके अलावा वो मुख्तलिफ क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसमें सेल वॉल के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर होता है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट से लेकर इसका आप यहाँ लास्ट तक इसके बारे में बता सकते हैं, ये सारे का सारा। सो डेट्स ऑल। आई होप आपको बेटा आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।